हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जातिगत जनगणना के बारे में। जातिगत जनगणना जो कि जाति का आधार पर होती है, उस जनगणना के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है कि यह जनगणना जो होती है, ये जनगणना यानी जाति का आधार पर जनगणना करना सही है या फिर गलत है। अगर सही है तो कहाँ तक सही है, या फिर गलत है तो कहाँ तक गलत है, उसी के बारे में आज हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये जो जातिगत जनगणना है, आखिर ये विषय चर्चा में क्यों लाया है। उसके बाद देखेंगे जनगणना के बारे में कि जनगणना होता क्या है। उसके बाद देखेंगे कि जनगणना का जो इतिहास है, इसके इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे कि इतिहास में इसकी क्या स्थिति रही है जनगणना की। उसके बाद SC यानी सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, मतलब कि सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के बारे में देखेंगे कि ये जनगणना किस प्रकार की होती है, इस जनगणना में क्या क्या होता है। उसके बाद से जो सामान्य तौर पर जनगणना होती है वो और इस SECC में अंतर देखेंगे। उसके बाद से देखेंगे कि जो जातिगत जनगणना होती है उसके पक्ष में या विपक्ष में क्या तर्क दिए गए हैं या फिर क्या तर्क दिए जा सकते हैं, उसके बाद देखेंगे और अंत में देखेंगे हम लोग निष्कर्ष। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये विषय जो है चर्चा में क्यों है। बात है ये कर्नाटक की। कर्नाटक में हाल ही में जो राहुल गांधी इन्होंने जो जातिगत जनगणना है, जो जातिगत जनगणना है, जातिगत जनगणना का प्रचार करते हुए इन्होंने कहा है, जो राहुल गांधी है, उन्होंने कहा है कि जो SC और ST है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, इनको जो 50% की छूट दी गई है, इनकी छूट को, इनके आरक्षण को हटा दिया जाए। तो इन्हीं को बात को लेकर के जो जातिगत जनगणना क्या होती है, इसी के बारे में जानना है। यानी ये जो बात हुई है कर्नाटक में, इससे सवाल होता है कि जातिगत जनगणना होती क्या है, इसलिए ये विषय चर्चा में है, यानी कि जातिगत जनगणना के बारे में हमको देखना है। तो हम लोग जानते हैं जनगणना के बारे में। पहले ये जानते हैं कि जनगणना क्या होता है। जनगणना होती क्या है कि देश में जितनी भी आबादी होती है, उसमें जितने भी व्यक्ति जो है रह रहे हैं, इसकी जो सामान्य आंकड़े निकाले रहते हैं, कितनी आबादी जो है, कितने व्यक्ति जो है यहाँ पर निवास कर रहे हैं, तो उसी आंकड़े मतलब इसी आंकड़े को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे जनगणना कहते हैं। जनगणना से फायदा होता क्या है कि इससे पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति जो है मतलब किस क्षेत्र में कितनी आबादी है, किस क्षेत्र में जो आबादी है, आबादी के बारे में पता चलता है, किस क्षेत्र में कितनी आबादियाँ हैं, किस क्षेत्र में ज़्यादा है या कम है, किस क्षेत्र में जो आबादी है कहाँ कौन सा क्षेत्र जो है लाभ स्थिति में है और कौन सा हानि स्थिति में, इसके बारे में पता चलता है। ऐसे जब पता चल जाता है, इससे जब आबादी के बारे में पता चलता है, तो इससे होता क्या है कि जब आबादी के बारे में पता चल जाएगा कि किस क्षेत्र में आबादी के पास किस चीज़ की कमी है, इससे क्या होगा कि जिस मान लीजिए किसी संसाधन की कमी है तो संसाधन पहुँच भी हो जाती है। यानी जनगणना के माध्यम से पता चल जाता है किस क्षेत्र में संसाधन कमी है, वहाँ संसाधन को पहुँचा दिया जाता है, वहाँ संसाधन को जो है पहुँचा दिया जाता है। इससे ये भी फायदा होते हैं। और भी क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सामाजिक परिवर्तन करना हो, समाज में कोई परिवर्तन करना हो, इसे भी पता चल जाता है जनगणना से। यह भी पता चल जाता है कि मान लीजिए कोई समाज में मतलब
सामाजिक परिवर्तन में भी जनगणना जो है सहायता प्रदान करता है। सामाजिक परिवर्तन करने मतलब कि समाज में जो कोई नीति लागू करनी हो तो उसमें भी जो जनगणना है वो मदद करता है। तो ये चीज जो जनगणना है, जनगणना से होता, जनगणना होता क्या है, उससे लाभ क्या होते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं जनगणना के इतिहास के बारे में कि जो जनगणना है कब से की जा रही है, इतिहास में इसकी क्या स्थिति थी। तो हम लोग जानते हैं जनगणना के इतिहास के बारे में। देखिए जनगणना के इतिहास देखिए तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है 800 से लेकर के 600 ईसा पूर्व ऋग्वेद पुस्तक है जो ऋग्वेद। इसमें सबसे पहले जो है इसमें मतलब इसे अध्ययन करने से पता चलता है कि 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य यानी इसके आसपास जो है भारत में जनगणना कराई गई थी। इसके अलावा जो अर्थशास्त्र के कौटिल्य हैं जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है, कौटिल्य जो है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य प्रधानमंत्री थे, गुरु भी थे। कौटिल्य जो है कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखा था अर्थशास्त्र, इसमें भी पता चलता है कि जो 321 से लेकर 296 ईसा पूर्व के आसपास 321 ईसा पूर्व से लेकर के 296 ईसा पूर्व के आसपास जनगणना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य समय। इनका मानना था, जो कौटिल्य थे, इनका मानना था कि अगर जनगणना कर लिया जाएगा तो हर एक क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलेगी और हर एक क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलेगी तो वहाँ पर नीतियाँ किस प्रकार की बनानी है उस नीतियों मतलब उनकी उसके अनुसार नीतियाँ बनाई जा सकती है आसानी से। तो इसके लिए भी पता चलता है कि जो 321 से 296 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है जनगणना कराई गई थी। इसके अलावा एक और पुस्तक है जैसे अकबर की एक पुस्तक है आईन अकबरी। इसमें भी पता चलता है कि जनगणना कराई गई थी। इसमें जनगणना कराई गई थी जो कर होते हैं, कर वसूलने के उद्देश्य से, कर वसूलने के उद्देश्य से, कर वसूलने के उद्देश्य से कि अगर पता चल जाए कि कहाँ पे जनसंख्या किस प्रकार की है यानी कितनी जनसंख्या कहाँ पे है उसके अनुसार उस क्षेत्र से कर वसूला जाएगा। इसलिए कर वसूलने के लिए जो अकबर के समय में भी जनगणना कराई गई थी। इसके अलावा जो यूरोप में जो यूनान है रोम में इटली की राजधानी जो है यहाँ पर भी जो है कर वसूलने के उद्देश्य से जो है जनगणना कराई गई थी। तो ये थी जनगणना के इतिहास की। इसके पहले जो इतिहास प्राचीन काल में देखे तो जनगणना किस उद्देश्य से और कब कराई गई थी। अब हम लोग देखते हैं जान लेते हैं, ये तो प्राचीन काल की थी जनगणना। अब देखते हैं जो आधुनिक इतिहास में देखें जो प्राचीन इतिहास की थी और जब इसके आधुनिक इतिहास में देखें यानी कि जब ब्रिटिश आ चुके थे तब के समय में देखें तो उस समय की जनगणना अगर देखें तो आधुनिक इतिहास में इसकी स्थिति देखें तो सबसे पहले 1872 ईस्वी में एक प्रमुख जनसंख्या कराई गई थी, मतलब जनसंख्या की गणना हुई थी। इसके बाद आए तो 1881 में भी विस्तृत मतलब इसमें जो जनसंख्या हुई थी 1872 में, इसमें भारत के पूरे क्षेत्र में नहीं कुछ क्षेत्रों को भी शामिल किया गया, लेकिन पूरे विस्तृत जनगणना जो है वो 1881 में कराई गई थी। यानी विस्तृत जनगणना का जो विस्तृत जनगणना थी विस्तृत जनगणना जो है वो 1881 में कराई गई थी। जब हमें आ चुके थे
तब का समय एक और जनगणना हुआ था 1941 ईस्वी में। जनगणना नहीं मतलब जनगणना के लिए जो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे WM X, उन्होंने कहा कि जो जनगणना है जातिगत जनगणना है यह एक मजबूत अवधारणा है, यानी कि जातिगत जनगणना जो कर रहे हैं ये जो है मजबूत सोच है, यानी कि सोच अच्छा है, लेकिन विशेष स्थिति में देखें इस जनगणना को तो समाज के लिए ठीक नहीं होती है। क्योंकि होता क्या है कि अगर जातिगत जनगणना करेंगे तो देखेंगे जो जाति कमजोर स्थिति में होंगे तो उसे ही सिर्फ फायदे दिए जाएंगे। इससे क्या होगा कि उसके साथ जो जाति दूसरी जाति रह रही है उस जाति में जो है एशिया, यानी कहने का मतलब कि उस जाति से तुलना करेंगे दूसरी जाति तो अगर उससे लाभ प्राप्त नहीं होंगे तो आपस में दो जातियों में आपस में जो जलन की भावना की असमानता की भावना जो है वो उत्पन्न होगी। तो इन्होंने कहा था WM X ने जातिगत जनगणना एक मजबूत अवधारणा तो है, लेकिन मजबूत सोच है, लेकिन विशेष परिस्थिति में देखा जाए, विशेष जांच में देखें ये हानिकारक भी हो सकती है। 1941 में इन्होंने कहा था। उसके बाद से देखिए इसमें ये थी आधुनिक इतिहास में, यानी कि जो आधुनिक जब अंग्रेजों के आने के बाद प्रॉपर जनगणना कराई गई थी उसमें हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देख लेते हैं SECC के बारे में, मतलब सोशल इकोनॉमिक्स एंड कास्ट सेंसस, मतलब ये सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, संक्षेप में कहें SECC, सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के बारे में देखें। तो ये क्या होता है सामाजिक, मतलब कि ये लोगों ये जो जनगणना करती है भारत में, देश में जनगणना जो करती है ये जाति के आधार पर करती है। क्योंकि जाति के आधार पर करेगी जैसे क्या होगी, इससे पता चलेगा कि कौन सी जाति जो है वो लाभ स्थिति में है या फिर कौन सी जाति जो है वो पिछली अवस्था में है। पिछली अवस्था में अब सीधी सी बात है, जब पता चलेगा कि कोई जाति पिछली अवस्था में है तो उस जाति को जो है इस जाति को मजबूत करने में, मतलब इस जाति को मजबूत करने के लिए कुछ सरकार को नई नीति लाएगी। अब इससे क्या होगा, मतलब इसके फायदे क्या होते हैं कि असमानता जो होती है, असमानताओं में कमी देखने को मिलेगी, यदि असमानताएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। इस जातिगत जनगणना के आधार पर अगर करेंगे तो वह जातिगत जनगणना करेंगे तब इससे क्या होगा कि जो जाति जो है लाभ में है वो ठीक है, लेकिन जो पिछली अवस्था में है उन्हें भी मजबूत किया जाएगा। इससे क्या होगा कि समानता की भावना जो है समाज में आएगी। इसके बाद और क्या है इसमें, देखिए ये लाभ मतलब कि जातिगत आधार पर जनगणना की जाती है तो इससे ये सब लाभ होते हैं। इससे क्या होगा, सामाजिक आर्थिक स्थिति पता चलेगी किसी जाति की, अगर बुरी पिछली अवस्था में है तो उसे मतलब उसे मजबूत करने में सरकार जो है नीतियाँ लागू करेगी। इससे क्या होगा कि समानता की जो भावना है वो खत्म होगी और समानता जो है वो समाज में समानता जो सामाजिक भावना जो तो इससे ये सारी फायदे होते हैं। इससे क्या होगा, जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र या राज्य सरकार होते हैं, इससे विभिन्न जातियों के बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है। इससे क्या होगा कि जो उसे पता चलेगा कि कौन सी जाति जो है लाभ स्थिति में है और कौन सी हानि स्थिति में है। तो ये थी सामाजिक आर्थिक जाति का जो जनगणना है उसके बारे में जानकारी। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये भी जनगणना है और एक सामान्य तौर पर जनगणना होती है वो भी जनगणना है। तो इन दोनों जनगणना में अंतर क्या है उस अंतर के बारे में देख लेते हैं। कहने होता है कि जो जनगणना होती है
जातिगत जनगणना, यदि संक्षेप में कहें तो ACCC, इन दोनों में जो है अंतर देख लेते हैं। देखिए जनगणना में होता क्या है, इसमें होता है कि देश की जितनी भी जनता है सभी के आंकड़े जो है तो समग्र आबादी के आंकड़े जो है पता चलते हैं। अगर जनगणना में देखें, जैसे सामान्य तौर पर जनगणना में देखें जो देश में जितनी भी आबादी जो है निवास कर रही है उन सभी के आंकड़ों के बारे में पता चलता है। लेकिन ACCC में होता क्या है कि ACCC में कि इसमें क्या होता है कि लाभार्थियों की जानकारी प्राप्त होती है। लाभार्थी होने का मतलब कि जो कोई भी जाति अगर लाभ स्थिति में है उसके बारे में, या फिर जो इसी अवस्था में उसके बारे में जो है इसके बारे में मतलब पता चलती है। और इससे पता चलती है जो सरकारी विभाग जो होते हैं, यानी सरकार जो होती है वो अपने विभागों द्वारा परिवार को लाभ या जो लाभ अगर किसी को जो लाभ स्थिति में है उसको लाभ नहीं रहने देती है, लेकिन जो पिछले अवस्था में है उसे लाभ देती है पूरा। तो इन दोनों में अंतर सिर्फ ये इतना ही है कि ये जो है पूरे आबादी की गणना नहीं करती, सिर्फ लाभार्थियों को कौन सी जाति जो है लाभ स्थिति में है, कौन सी पिछले अवस्था में, इन दोनों की पारिवारिक स्थिति को देखती है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को देख करके और उसकी स्थिति को सुधारने की कोशिश करती है। तो इसमें और इन दोनों में बस यही अंतर है। अब देखते हैं इन जो जातिगत जनगणना की जाती है इसके बारे में तर्क क्या क्या दे सकते हैं, पक्ष में जो तर्क होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले तो हम पक्ष में तर्क देख लेते हैं। पक्ष में तर्क, इसके पक्ष में क्या तर्क दे सकते हैं। देखिए इसके पक्ष में इस जातिगत अगर जनगणना की जाती है तो उससे किसी विशेष जाति के बारे में पता चलती है। चलिए हम OBC को लेकर चलते हैं। OBC को लेकर OBC के बारे में जो एक आयोग थी, मंडल आयोग, इसने बताया कि जो भारत में OBC की जो फीसदी मतलब भारत में जो OBC की आबादी है वो मात्र 5% है, लेकिन अन्य आयोग के माध्यम से देखें तो 36 से लेकर के 65% के बीच है, इसे पता चलता है। इससे और भी फायदे क्या होते हैं, जैसे सामाजिक समानता कार्यक्रम में ये समाज में समानता लाने में पक्ष में इसके तर्क है। पक्ष में सिर्फ ये होता है कि इसके जो लाभ होते हैं लाभ को बताएं। तो इससे क्या होता है कि जो सामाजिक समानता होती है, सामाजिक समानता कार्यक्रम में भी जो ACCC जो प्रक्रिया है वो मदद करती है। इसके बाद क्या है, मतलब कि इससे क्या होता है, किसी भी खास वर्ग की स्थिति के बारे में जानते हैं, उसके परिवार की स्थिति के बारे में, उसकी जो शैक्षणिक स्थिति क्या है इसके बारे में जानते हैं, या फिर उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को देखते हैं, घरेलू की स्थिति को देखते हैं। मतलब इसके जातिगत जो जनगणना है उसके इससे जो फायदे होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, उन सभी बातों को पक्ष में करके देना है। तो सामाजिक समानता भी इससे बढ़ती है। तो एक आयोग थी, नाम उसका रोहिणी आयोग। इसके अनुसार बताया गया है कि 2633 जातियाँ जो है इसे आरक्षण प्राप्त जो जातियाँ हैं 2633 जो जातियाँ हैं वो आरक्षण प्राप्त है, उनको एक अलग श्रेणी में रखा गया है, तथा जो पीछे जाती है उनको एक अलग श्रेणी में रखा गया है। तो इससे पता चलता है कि जो जातियाँ हैं उनको अलग अलग श्रेणी में रख करके विकास भी किया जा सकता है, इससे ये भी फायदे होते हैं। तो ये थे इसके पक्ष में तर्क, यानी इसके लाभ। अब देखते हैं इसकी हानियाँ, यानी इसके विपक्ष में तर्क देखते हैं। विपक्ष में तर्क देते तो इसके कई सारे राजनीतिक दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। राजनीतिक दुष्प्रभाव इससे क्या होगा, समाज में जो होती है
असमानता की भावना देखने को मिलेगी कि जो है एक जाति को जो है विशेष मतलब विशेष अधिकार दे रहे हैं तो एक जाति को नहीं दे रहे हैं। तो इसे क्या होता है कि राजनीतिक दृष्टि से देखें तो समाज में जो है असमानता की भावना जो है उत्पन्न होगी। जो असमानता की भावना जो है असमानता कहिए या फिर असमानता कहिए या फिर जो भेदभाव होती है, भेदभाव की जो भावना है वो भी उत्पन्न होगी। या फिर सामाजिक दृष्टि से अगर देखें इसके दुष्प्रभाव, तो सामाजिक दृष्टि से होता क्या है कि जो शादियाँ होती है इसे अगर निकालेंगे तो जो शादी होती है शादी विवाह की तो जो विवाह होती है अगर उसमें एक उच्च जाति और एक नीच जाति का हो, अगर इसके मतलब कि मान लीजिए जो पिछड़ी जाति है उसको विशेष अधिकार दे रहे हैं, जो पिछड़ी जाति नहीं है उसको विशेष अधिकार नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए अगर दोनों जातियों में अगर किसी एक जाति का लड़का हो और किसी जिसे विशेष अधिकार मिला है जाति को उसकी लड़की हो तो उससे होता क्या है कि दोनों विवाह होंगी तो इन दोनों में जो हिंसक प्रतिरोध है वो हमेशा बनी रहेंगे। इससे सामाजिक समस्या भी उत्पन्न होगी, हिंसक प्रतिरोध जो है वो बनी रहेंगे। तो ये है इसके विपक्ष में तर्क कि इसके क्या क्या मतलब घाटे हो सकते हैं। और निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि भले ही ये जो जनगणना है ये समाज के अनुकूल ना हो, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जो पिछड़ी जातियाँ हैं उसके स्थिति को भी मजबूत करती है। जो पिछड़ी जातियाँ हैं उसकी स्थिति को भी जो है उसकी स्थिति को भी जो है मजबूत करती है। इससे समाज मतलब इससे क्या होगा, देश का विकास होगा। भले ही समाज का अनुकूल ना हो, समाज में बहुत सारी जो दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका अंततः देखा जाए तो ये जो प्रक्रिया है जातिगत जनगणना ये उचित कुछ हद तक मानी जा सकती है। तो ये इसी के साथ हम लोग टॉपिक समाप्त होती है। ये थी आज के हम लोग टॉपिक जातिगत जनगणना के बारे में, जातिगत जनगणना होती है। इसी के साथ हम लोग की टॉपिक समाप्त होती है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।